अचानक तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जयललिता का मोबाइल बहुत जोर जोर से बजने लगा। जयललिता जब जाकर फोन उठाती हैं तो दूसरी तरफ से एक सेंटेंस बोला जाता है, मैम वी गॉट हिम। ये सुनते ही जयललिता के फेस में एक अजीब सा मुस्कान आ जाता है, क्योंकि ये खबर देने वाले थे स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ विजय कुमार, और ये सेंटेंस वीरप्पन के बारे में था। वही वीरप्पन जिसको पकड़ने के लिए 3 राज्यों का 1000 पुलिस वाले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये वीरप्पन था कौन, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। चलिए जानते हैं। वीरप्पन वो शख्स था जिसके ऊपर 2000 से ज्यादा हाथियों को मारने का इल्जाम था। 187 मर्डर किए थे उसने, जिनमें से तो 97 से ज्यादा सिर्फ पुलिस वाले ही थे। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक टाइम था जब वीरप्पन के सर के ऊपर 5 करोड़ का बाउंटी रखा था, जो आज के वैल्यूएशन में 19 करोड़ रुपया के आसपास होगा। 5000 दिन से ज्यादा समय तक अगर कोई इंसान जंगल में काटा है तो रिकॉर्ड वीरप्पन के नाम पे दर्ज है। वीरप्पन को पकड़ने के लिए 3 राज्यों का 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला 3 स्टेट्स के 10,000 से ज्यादा पुलिस वाले 20 साल तक उसके पीछे पड़े थे, लेकिन पकड़ नहीं पाते उसे। आज के वैल्यूएशन में देखा जाए तो 537 करोड़ से ज्यादा का चंदन और 60 करोड़ से ज्यादा रुपये का हाथी दांत का तस्करी किया था उसने। 1996 में जब जनरल इलेक्शंस हुआ तो वीरप्पन का एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें उसने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि जयललिता को वोट नहीं करने के लिए, और उस वीडियो का प्रभाव इस तरह पड़ा कि 1996 के इलेक्शन में जयललिता खुद अपने सीट से हार गई और उनका पार्टी का लैंडस्लाइड डिफीट हुआ। कहा जाता है कोई मां के पेट से क्रिमिनल बन के पैदा नहीं होता है, वक्त और हालात उसे क्रिमिनल बनाते हैं। वीरप्पन भी अपनी जिंदगी में कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बना, अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किन हालातों में और किन परिवेश में वो पैदा हुआ और बढ़ा। चलिए जानते। वीरप्पन का जन्म गोपीनाथम नामक एक छोटा सा गांव में हुआ था 18 जनवरी 1952 को। असल में था वो एक तमिल, लेकिन 1956 में जब भाषा के आधार पर स्टेट्स अलग हो गए तो उसका जो गांव था वो कर्नाटक साइड में चला गया था, लेकिन असल में था वो एक तमिल फैमिली से। परिवार में कुल 7 लोग थे। पिताजी थे कुसे मुनुस्वामी, माँ थी पुन्नुथाई, सबसे बड़ा भाई माधवन और दूसरे नंबर का बेटा था वीरप्पन। उसका छोटा भाई था अर्जुनन और 2 बहनें थी मुनियम्मल और मारियम्मल। यानी कि परिवार में कुल 3 भाई और 2 बहनें थी। उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। जीवन अपने आप में ही एक संघर्ष था। खुद अपने इंटरव्यूज़ में बताता है वीरप्पन कि बचपन में ऐसा हुआ है कि कई दिनों तक उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, वो उपवास रहते थे। और जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं हो वहाँ एजुकेशन की बात ही करना हास्यास्पद होगा, इसीलिए वो कभी स्कूल ही नहीं गया, क्योंकि उसका फैमिली एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। उसका पिताजी एक शिकारी थे जो नीलगिरी लंगूर का शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे, और जब जंगल में जाते थे तो साथ में वीरप्पन को भी ले जाते थे। और वीरप्पन वहीं से सबसे पहले शिकार के प्रति अट्रैक्ट हुआ। वो देखता था कैसे उसका पिताजी एम करते हैं, कैसे गन लोड करते हैं। माँ पुन्नुथाई एक बहुत ही ज़्यादा लवेबल मदर थी। वीरप्पन खुद बताता है कि उसका 3 भाई और 2 बहनों को जिंदा रखने के लिए उसका माँ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया करती थी तब। इसीलिए वीरप्पन का एक इमोशनल अटैचमेंट था उसकी माँ की तरफ से। बचपन में गरीबी इतना ज़्यादा था कि वीरप्पन गांव के जितने सारे गायें थे उनको लेके जंगल जाया करता था और शाम को वापस ले आता था। और वापस ले आने के बाद जो लोग जो भी देते थे उसको बड़ा आनंद से वो खाया लिया करता था। और खाने के बाद उन्हीं के बेड के नीचे मोमबत्तियान का लोकगीत गा के वहीं पे चावल का बोरी अपने शरीर के ऊपर डाल के सो जाता था। बचपन में वीरप्पन नंगे शरीर जंगल में घूमा करता था, मिट्टी में खेलता था, मिट्टी में ही कभी कभी सो जाता था और पेड़ पौधों की पत्तियां खा जाता था।
इसीलिए गांव के लोग उसे चिढ़ाने के लिए कोथा बुलाते थे। बचपन में वीरप्पन मलायूर मंबातियान का कहानी सुन सुनकर बड़ा हुआ था। मलायूर मंबातियान एक प्रसिद्ध डाकू था जो कि 1964 में पुलिस की गोलियों के द्वारा मारा गया था। उसका शख्सियत एक रॉबिन हुड का शख्सियत था जो गरीब और आदिवासियों का मदद तो करता था लेकिन पुलिस वालों को मारता था। तो इसका प्रभाव वीरप्पन के कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा पड़ा। कहा जाता है एवरी सोसाइटी गॉड ए क्रिमिनल इट डिजर्व्स, यानी कि हर समाज को बिल्कुल ऐसा ही एक विलेन मिलता है जैसे उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी क्रिमिनल को गढ़ने में बनाने में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या वक्त और हालात ही वीरप्पन को एक बहुत बड़ा क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं उसका कॉन्शियस डिसीजन में ही उसमें इन्वॉल्व था? उसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा अगला चैप्टर में, द डिसीजन में। बचपन में वीरप्पन को जायदाद के रूप में अपने पिताजी से कुछ मिला था, तो था वो एक बंदूक। वो 13 साल की उम्र में प्रैक्टिस करता है और 14 साल की उम्र तक मास्टर बन जाता है। वीरप्पन का एक अंकल था जिसका नाम था सेभी गाउंडर, जो कि एक नोटेड शिकारी था, पहले ही से ही क्रिमिनल था। वो हाथियों का शिकार करता था। एक दिन जंगल में वीरप्पन का उसके साथ मुलाकात हो जाते हैं। जब वो हाथी का शिकार के लिए निकलता है तो वीरप्पन पूछता है मुझे लेके जाओ, और जब वो जाता है सेबी गाउंडर एक एक करके उसको हाथी का हिट पॉइंट्स बताता है कि अगर सर के बीच मारोगी तो गिर जाएगा, ट्रंक पे मारोगी तो क्रॉल करेगा, साइड पे मारोगी तो लिवर पंक्चर हो जाएगा। एक गुरु की तरह सब कुछ बताता है। हिट पॉइंट्स बताने के बाद सेबी गाउंडर वीरप्पन के हाथ में बंदूक पकड़ा देता है और 14 साल की उम्र में सबसे पहली बार वीरप्पन अपना पहला हाथी मार के गिराता है। अगले कुछ ही दिन ऐसा ही चलता रहा। सेबी गाउंडर वीरप्पन के हाथ में बंदूक पकड़ा देता था और वीरप्पन हाथी मार के हाथी का दांत लेके सेबी गाउंडर को देता था। जहाँ एक तरफ शिकार वीरप्पन का जीने का एक जरिया बन रहा था, वहाँ उसी वक्त धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर टाइट हो रहा था। फॉरेस्ट गार्ड भी धीरे धीरे शिकार को मना कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ वीरप्पन को बहुत ज़्यादा हैरान किया कि वही लोग जो कोर्ट में जज बन के बैठते हैं, वही लोग छुट्टियों में अपना लाइसेंस गन लेके जंगल आते हैं, कैंप लगाते हैं, दारू पीते हैं, शिकार करते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड जो उनको शिकार करने के लिए रोकते हैं, वही लोग जजेस के पीछे सार सार करके घूमते हैं और उनको शिकार करने में मदद करते हैं। वीरप्पन बहुत जल्दी समझ गया कि पावरफुल लोगों के लिए लॉ डिफरेंट होता है और गरीब और असहाय के लिए डिफरेंट होता है। इसीलिए वो ठान लिया कि जो भी हो जाए वो इस तरह का दोहरा कानून को नहीं मानेगा। इसीलिए और महज 17 साल की उम्र में जब वो शिकार कर रहा था, एक फॉरेस्ट गार्ड उसको रोकने की कोशिश किया तो उसने अपना जिंदगी का पहला मर्डर किया 17 साल की उम्र। महज 18 साल की उम्र में वीरप्पन एक पोचर गैंग ज्वाइन कर लेता है और देखते ही देखते उस गैंग का लीडर भी बन जाता है और शुरू होता है उसका क्रिमिनल एक्टिविटीज। सैंडलवुड स्मगलिंग, पोचिंग सब कुछ करने लगता है। और उसी बीच 1972 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एक्ट नंबर 53 सेक्शन 34A बोलता है कि किसी को भी अनऑथराइज्डली सेंचुरी के अंदर ज़मीन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। और उसी एक्ट का सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है कि किसी को भी शिकार करने का अधिकार नहीं रहेगा उसके बाद। अचानक गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लाया था जिससे कि लोग गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट लोगों को अपना अधिकार से विच्युत कर दिया था वाइल्ड लाइफ एक्ट के जरिए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो जंगल के ऊपर डिपेंड थे और जंगल भी उनके ऊपर डिपेंड था। वो परस्पर अपने अंदर ही अंदर एक डिपेंडेंसी था, क्योंकि कई सारे लोग के लिए शिकार उनका जिंदगी था, खाने का सोर्स था, इकलौता एक प्रोटीन सोर्स था। जब वो बंद हो गया तो लोगों को एनीमिया और विटामिन के अभाव से डिजीज होने लगे। तब तक वीरप्पन अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू कर चुका था, अपना जर्निंग शुरू कर चुका था। अब वीरप्पन के लिए दो रास्ते थे। सबसे पहला, छोड़े इस रास्ते को या फिर उस रास्ते में रुके। लेकिन अब वीरप्पन के लिए ये सिर्फ सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं था, उसके जीभ में पैसा का स्वाद आ चुका था। उसके लिए अब मनी मैटर हो गया था, सिर्फ सर्वाइवल का मैटर नहीं था। इसीलिए उसने डिसीजन लिया ये वो रास्ता नहीं छोड़ेगा। ए डेविल हैज ऑल्सो ए हार्ट, यानी कि एक शैतान का भी दिल होता है। वीरप्पन का भी था। एक जमाना था जब वीरप्पन
मोहब्बत में पड़ा, शादी भी किए, लेकिन उसका टोटल क्रिमिनल लाइफ में ये चैप्टर कैसा था समझने के लिए हमको वीरप्पन का लव स्टोरी को भी समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये 1986 की बात है जब बुदीपड़ा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस से वीरप्पन भाग जाता है और उस दिन भागने के बाद वीरप्पन एक प्रतिज्ञा लेता है कि कभी भी वो अथॉरिटी को दूसरा चांस नहीं देगा उसको पकड़ने के लिए। उसलिए वो सोचता है कभी शादी नहीं करेगा और दारू सिगरेट कभी नहीं पिएगा। एक बार वो निरुपुर गांव जाता है दो भाइयों को बीच झगड़ा को समाधान करने के लिए। जब वो जाता है तो कावेरी किनारे एक पेड़ के नीचे वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम था मुथु। देखते ही देखते वीरप्पन को मुथु लक्ष्मी से प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं मुथु लक्ष्मी भी अंदर ही अंदर वीरप्पन को पसंद करने लगती है, क्योंकि वीरप्पन की बड़े बड़े मूछें थी और वीरप्पन की जो आँखें थी वो काफ़ी तेज धार आँखें थी और उसका जो लोगों के ऊपर अथॉरिटी था, लोग जो उसे डरते थे, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था मुथु लक्ष्मी। तो एक दिन वीरप्पन मुथु लक्ष्मी के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैंने सोचा था ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद डिसीजन मैंने बदल लिया, तुम उसका जवाब दो वरना ये मोमेंट मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगा। मुथु लक्ष्मी तो हाँ भरती है, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करना पड़ता है। भाई ये था वीरप्पन, सीधा पहुंच गया पेरेंट्स के पास और बोला तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, शादी कराओ वरना उठा के ले जाऊंगा। कहीं ना कहीं मुथु लक्ष्मी के पिताजी ये कह के टालने लगे कि मुथु लक्ष्मी का विवाह एक दूर की कजन के साथ पहले ही फिक्स हो चुका है, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। 6 महीनों तक वीरप्पन वेट किया और एक दिन वो मुथु लक्ष्मी को लेके वो दोनों भाग गए और भागने के बाद जंगल के अंदर जनवरी 1990 को एक मंदिर में इन दोनों का शादी हो गया। और शादी होने के बाद मुथु लक्ष्मी अगले 3 साल तक वीरप्पन के पास रही। इस दौरान मुथु लक्ष्मी ये बोलती थी कि हर दिन उनको 25 किलोमीटर एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता था ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके, पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। मतलब उस 3 साल का जिंदगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बोथ के लिए। इन दोनों कहीं ना कहीं मुथु लक्ष्मी वीरप्पन को मोटिवेट करने में कामयाब हो गई थी कि ये जो क्रिमिनल का रास्ता है वो छोड़ दे। तो वीरप्पन के पास भी एक प्लान था, उसके पास सैंडलवुड का स्टॉक पाइल था, वो उसे बेच के कहीं ना कहीं पैसा लाता और उन दोनों प्लान किए थे कि वो लोग उत्तर की तरफ चले जाएंगे जहां उनको लोग पहचान नहीं पाएंगे, वो अपना जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल हो सके उससे पहले पुलिस सैंडलवुड का पाइल पकड़ लेता है, सब खत्म हो जाता है। द पाथ टू द क्रिमिनल वर्ल्ड इज ए वन वे ट्रैफिक व्हिच डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स। यानी कि क्रिमिनल के दुनिया का जो रास्ता होता है ये वो एक तरफा ट्रैफिक होता है जिसमें कोई सिग्नल नहीं होता है। यानी कि कोई भी अगर क्रिमिनल दुनिया में अपना पैर रखता है तो एक समय के बाद उसको रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता है। वो धीरे धीरे इंसान से शैतान में कन्वर्ट हो जाता था। एक वक्त था जब वीरप्पन का दूसरा नाम भी डर था, क्योंकि धीरे धीरे उसके काम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे को कई लोग उसको डेमन का नाम भी दे दिया था। तो वीरप्पन का जिंदगी का ये पहलू समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा अगला चैप्टर में, जिसका नाम है वीरप्पन द फियर। साल था 1987। सत्यमंगलम तालुका फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम को वीरप्पन किडनैप कर लेता है और बाद में उनको गोली मार के उनकी हत्या कर देता है। ये पहली दफा था जब वीरप्पन सरकार के नज़र में आया था। 1954 बैच का एक IAFS ऑफिसर थे जिनका नाम था प्री श्रीनिवासन। वो गांधीयन प्रिंसिपल का आदमी थे। उनका सोचना ये था अगर हम फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं तो विलेजर्स को छोड़ के ये संभव है ही नहीं, आपको विलेजर्स को इंक्लूड ही करना पड़ता है। तो वो क्या करते थे कि लोगों को समझाते थे। वीरप्पन जैसे क्रिमिनल का गैंग में ज्वाइन करने का क्या डिमेरिट से समझाते थे और उनको सरेंडर करवाते थे, बाद में उनका खुद ही बेल करवाते थे। प्री श्रीनिवासन जो थे वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, लोगों के तिहारों में शामिल होते थे, अपने ही पैसों से 40 से ज़्यादा घर बनाया था, लोगों के लिए मंदिर बनाए थे, लोगों का दुख सुख में खड़े होते थे और जो बेल भी करवाते तो अपने खुद की पैसे से करवाते थे। प्री श्रीनिवासन की ये बढ़ती पॉपुलैरिटी कुछ पुलिस वालों की आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा था,
इसीलिए उन लोग ने एक अफवाह फैला दिया कि वीरप्पन की बहन का पी श्रीनिवासन के साथ कोई अनैतिक रिश्ता है। इससे तंग आकर वीरप्पन की बहन सुसाइड कर लेता है। इसके बाद वीरप्पन हरकत में आता है और चाहता है कि वो अपना बहन का बदला लेगा, तो अर्जुनन को भेजता है और बोलता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। असल में वो एक ट्रैप होता है। पी श्रीनिवासन को जंगल के अंदर निहत्थे बुलाता है वीरप्पन, और जब वो एक नाला क्रॉस कर रहा होता है तब उसको गोली मार देते हैं वो लोग। ये था 10 नवंबर 1991 की बात। उसको गोली मारने के बाद उसके पास 5 लीटर पेट्रोल था, तो वीरप्पन उस पेट्रोल को पी श्रीनिवासन के ऊपर छिड़कते हैं और छिड़कने के बाद आग लगा देते हैं। तब भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता कि वो मरने के बाद उसका मुंडी, उसका सर वो काट लेता है और काट के अपने साथ ही ले जाता है, बस एक चिन्ह के लिए कि वो अपना बदला ले चुका है। कई दिनों बाद, लगभग 3 महीने बाद, वो सर जो है एक पत्थर के ऊपर मिलता है पुलिस वालों को। ये था उसका गुस्सा। वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था, उसमें 2 ऑफिसर्स थे, एसपी हरिकृष्णा और सब इंस्पेक्टर शकील अहमद। ये दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलकर गांव वालों को फाइंड आउट करते हैं जिसका नाम था कमला नायक, और इसको इन्फॉर्मर बनाता है। और ये जो कमला नायक है, ये क्या करता है, गांव में जाके वीरप्पन का एक राइट हैंड था जिसका नाम था गुरुनाथन, उसको मोटिवेट करके ये बोलता है कि गांव के बाहर एक सेलर खड़ा है जो AK-47 बेचने के लिए तैयार है, तुमको वहां जाके उसे खरीदना पड़ेगा। जबकि शकील अहमद पूरा टीम के साथ गाड़ी के अंदर तैयार था। जब गुरुनाथन वहां पहुंचा तो वो उसे पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। और इंटरोगेशन के दौरान जब गुरुनाथन भागने की कोशिश करता है तो वो पुलिस के गोली से मारा जाता है। वीरप्पन का जब वो पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बदला लेने के लिए कमला नायक के घर पहुंच जाता है। उसके सारे फैमिली मेंबर को बंधक लेता है और कमला नायक को बोलता है, जाओ पुलिस को वही बोलो जो मैं बोलता हूँ। वो ट्रैप रचता है। कमल नायक सीधा पुलिस के पास पहुंचता है और बोलता है कि उसके पास अर्जुनन के खिलाफ इंफॉर्मेशन है। पुलिस को भी यकीन आ जाता है क्योंकि वो लॉयल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। कमल नायक ये बोलता है कि अर्जुनन के पास 40 केजी आइवरी यानी कि हाथी का दांत है, वो बेचना चाहता है, लेकिन उसका एक शर्त है कि जो भी उसको खरीदने आएगा वो व्हाइट एम्बेसडर कार में आएगा और व्हाइट ड्रेस पहन के आएगा। ये ट्रैप का एक हिस्सा था। एसपी हरिकृष्णा और शकील अहमद दोनों को ये लगता है कि वीरप्पन का भाई अर्जुनन को पकड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों व्हाइट एम्बेसडर कार में जाएंगे और अपना टीम को 2 किलोमीटर पीछे एक लॉरी में रखेंगे। इसके बाद घटना कुछ इस तरह से घटता है। 'जंगल के अंदर एक यूटर्न के पास पत्थर रख के वीरप्पन ने जो ट्रैप रचा था, उस मुठभेड़ में वीरप्पन और पुलिस के बीच गोलीबारी में 6 पुलिस वाले मारे गए, जिसके अंदर हरिकृष्णा, शकील अहमद और कमला नायक भी शामिल थे। 8 अप्रैल 1993 को गोविंदपड़ी मेत्तूर में वीरप्पन जानबूझकर एक शख्स को गोली मार देता है, सिर्फ ये संदेह करके कि वो एक इन्फॉर्मर है। गोली मारने के बाद उस वक्त के उस एरिया के जो एसपी थे गोपाल कृष्णन, उनके नाम पे वीरप्पन अलग अलग जगह पे पैम्पलेट और पोस्टर लगा देता है कि गोपाल कृष्णन, तुम खुद को रैम्बो बुलाते हो, अगर तुम में दम है तो मुझे आकर पकड़ो। ये उनको भड़काने का एक साजिश था और वही हुआ। गोपाल कृष्णन तुरंत ही फॉरेस्ट गार्ड, इन्फॉर्मर, पुलिस वाले और अपना फॉरेस्ट ऑफिसर्स को लेके 41 नंबर का टीम लेके 2 बसेस में निकल गए। और उसके बाद कुछ इस तरह से हुआ। 9 अप्रैल 1993 को लैंडमाइन के थ्रू MM हिल के पास पल्लार में जो ब्लास्ट हुआ था, वीरप्पन उस ब्लास्ट में एक साथ 22 पुलिस वालों को मार के गिराया था। ये उसका जीवन का सबसे हाईएस्ट किलिंग था। जो लोग जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे वो लोग बोलते हैं कि कई लोगों का हाथ, पैर और शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग पेड़ के ऊपर और झाड़ियों के ऊपर पड़ा था। वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा भयंकर था।
वीरप्पन की अपना गांव गोपीनाथम में एक बार एक आदमी चल चल के जा रहा था। अचानक उसने देखा कि पुलिस का गाड़ी जा रहा था, तो उसने उससे लिफ्ट मांग लिया। यही कसूर था जो उसका जान ले लिया, क्योंकि वीरप्पन उसको बुला के सिर्फ इसलिए गोली मार दिया कि उसको लगा कि वो पुलिस में गाड़ी में बैठ के जा रहा था तो वो इन्फॉर्मर हो सकता है। ऐसा ही एक कहानी था राजू का। राजू जो कि एक दूध बेचने वाला आदमी था, एक दिन अपने घर से दूध लेके बाजार की तरफ जा रहा था। अचानक उसने देखा कि जंगल की तरफ से दो लोग उसके पास भाग के आ रहे हैं, जिनके पास कुछ सोना था और वो चाहते थे कि वो सोना लेकर वो उनके लिए राशन लाए। उसको कुछ गड़बड़ लगा, उसने मना कर दिया। बाद में पुलिस को किसी तरह ये बात पता चली और वो राजू के घर में आके उनसे डाटा लिया। पुलिस अलर्ट हो गई और वीरप्पन के 2 आदमी पकड़े गए। इस बात से वीरप्पन इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ कि वीरप्पन सीधा जाके पहुंच गया राजू के घर। राजू को तो गोली मारा ही मारा, पास में ये सब देख के जब उसका 12 साल का लड़का रो रहा था उसको भी गोली मार दिया। एक मासूम बच्चा को मार दिया। उसने उसको सिर्फ इसलिए गोली मारा कि वो पीछे किसी का भी वारिस नहीं छोड़ता था। ऐसे ही एक कहानी है 2 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एस कृपाकर और सेनानी हेगड़े की, जो 8 अक्टूबर 1997 को जंगल के अंदर जाते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल का फोटो खींचने के लिए। वीरप्पन उन्हें पकड़ लेता है और 2 हफ्ते तक पकड़ के उनका इंटरोगेशन करता है। जब पता चलता है कि वो सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उनको छोड़ देता है। एक गांव था जिसका नाम था गेथेसाल। वहां अक्सर लोग पेड़ के ऊपर चढ़ के फूल निकाला करते थे। एक दिन जब कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे तो उनको अचानक से जंगल के अंदर से धुआं उठता दिखा। उनको पता चल गया कि ये वीरप्पन का गैंग हो सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया, तुरंत ही एसटीएफ को खबर दे दिया कि वीरप्पन का गैंग का मूवमेंट देखा गया है आसपास के जंगल में। तुरंत ही एसटीएफ वाले हरकत में आए और रेड किए। तो अधिकांश लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, पकड़े गए। इस बात का वीरप्पन का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बदला लेने के लिए सोचा, सीधा पहुंचा गेथेसाल गांव और बोला तुम्हारे गांव का मुखिया को बुलाओ। जब वो आया तो सबसे पहले तो उसको बीवी को एक घर के अंदर बंद करके उसको आग लगा दिया, जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने के बाद मुखिया को चाकू मार के मार दिया गया। और उस दिन उस गाँव में 6 लोगों को गोली मार के वीरप्पन ने मार दिया, सिर्फ बदला लेने के लिए कि क्यों उसके आदमी पकड़े गए। इन्फॉर्मर को पकड़ने के लिए वीरप्पन के पास एक अजीब सा तरीका था। जब भी किसी इन्फॉर्मर को पहचानना होता था, सबसे पहले वो क्या करता था, कुछ गोटियां ले आता था और महादेवेश्वर का उसने जो मूर्ति बनाया है उनके पैर के नीचे 2-2 करके ऊपर फेंकता था। अगर आखिर में 0 बचा तो उसको गला वो काट देता था, वो इन्फॉर्मर था, कन्फर्म हो जाता था। अगर 1 बचा तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था। 1997 में जब पुलिस जंगल के अंदर कम्बिंग ऑपरेशन चला रहा था तो अचानक उसको एक लाश मिला। बाद में पता चला वो लाश बेबी वीरप्पन का था। ये गैंग मेंबर था वीरप्पन का गैंग का, जो कि चाहता था बड़े होकर वीरप्पन जैसा बने, लेकिन वीरप्पन ने सिर्फ इसलिए इसको मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वीरप्पन जैसा कोई दूसरा बने। देखिए, कुछ लोग इंसान होते हैं और कुछ लोग परिस्थिति में पढ़कर क्रिमिनल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग राक्षस होते हैं। 7 जुलाई 1993 को बरगुर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ जो कभी कभी प्रूव करता है कि वीरप्पन असल में ये इंसान था या फिर राक्षस। असल में ये एक बच्चे का मर्डर केस का दफा था 302 का। असल में हुआ ये था कि 1993 में जब पुलिस का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो ऐसा एक टाइम आया था कि वीरप्पन को तीनों तरफ से घेर लिया गया था। सिर्फ एक तरफ बचा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप जंगल के अंदर अगर जाए तो बच सकता था। तो इससे क्या होता, वीरप्पन काफ़ी घबराया हुआ था। उस वक्त क्या हुआ था, मुथु लक्ष्मी और वीरप्पन का एक छोटी सी बच्ची जन्म पैदा हुई थी उस वक्त। तो ये जो बच्ची थी बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, इल क्राइंग था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एक बच्चा का रोना लगभग 110 डेसिबल तक जा सकता है। और जंगल के अंदर 110 डेसिबल का आवाज काफी दूर तक सुनाई दे सकता है, जिससे कि पुलिस वालों को आसानी से ये पता चल जाता कि वीरप्पन का लोकेशन क्या है। तो धीरे धीरे वीरप्पन को एक हेडेक बन गया था बच्चा। उसने अपना मिडवाइफ चिन्ना पुलाई को बुलाया और बोला इसके लिए एक सोल्यूशन निकालो। तुरंत ही चिन्ना पुलाई समझ गई वीरप्पन क्या कहना चाहता है, तो दुख भरी आवाज में बोला कि इरुकम्पो को कुछ जूस इसको पिला दो, काम चल जाएगा। ये जो इरुकम्पो है असल में उसका जो इंग्लिश नाम है वो है कैलोट्रोपिस, और इसका जो रस होता है वो व्हाइट कलर का होता है और काफ़ी थिक और जहरीला होता है। अगर किसी बच्चे को ये दे दिया जाए तो आसानी से उसका मौत हो सकता है।
और उस दिन वीरप्पा ने ये ऑर्डर दिया कि अपना बच्चों को कैलोट्रोपिस का जूस दे दिया जाए, और यही हुआ और उसका बच्चों को मार दिया गया। 13 जुलाई 1993 को जब पुलिस जंगल के अंदर कंबाइन कर रहा था, घूम रहा था, तब उनको एक मिट्टी का ढेर मिला मारी माडुवू नामक इलाके में। जब उसे खोदा गया तो उसके अंदर एक बच्ची का लाश मिला। तो ये कंफर्म कर दिया कि सच में वीरप्पा ने अपना खुद ही के बच्चे को मार डाला था। समय के साथ एसटीएफ का शिकंजा वीरप्पा के लोगों के ऊपर बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि वो लोग तितर बितर हो गए। कुछ लोग 2-3 दिन जंगल के अंदर घूमने के बाद भूख के मारे एक पत्थर के नीचे अपने सारे बंदूक रख दिए और गांव में गए कुछ खाना मांगने। गांव लोग पूरी तरह मना कर दिए क्योंकि उनको पता था कि वो वीरप्पा के लोग हो सकते थे। तो जब वो भूखे नंगे एक पेड़ के नीचे सो रहे थे तो गांव का लोग क्या हुआ, फोन कर दिए एसटीएफ को, वो लोग पकड़ा गए। उनमें से कुछ लोग जब एसटीएफ आया तो भागने लगे तो गोली से मारे गए। एक माँ थी जो अपने दोनों बच्चे को लेकर नदी में कूद गई और मर गई, और एक 9 महीने का प्रेग्नेंट औरत भी थी जो पकड़ा गई पुलिस के हाथों। तो ये सब जब घटा, वीरप्पा को एकदम गुस्सा आया। वो गांव के लोग कभी वीरप्पा को देखे नहीं थे, तो क्या गया, सीधा पहुंच गया उस गांव में और जानबूझकर पुलिस वाला से जैसा बात किया और बोला कौन कौन लोग हैं जो वीरप्पा को मदद करते हैं। तो गांव के लगभग 6-7 लोग निकल आए जो बोला नहीं नहीं, हम लोग उसको मदद नहीं, उसके एग्नेस्ट हैं। तब जाके वीरप्पा ने उनको बताया कि वो पुलिस वाला नहीं है, वो वीरप्पा है, और उस दिन 7 लोगों को उस गांव का गोली मार के वो मार दिया। जब पुलिस वाले डायरेक्टली वीरप्पा को नहीं पकड़ पाए तो उन लोगों ने 3 अंडरकवर एजेंट तैयार किया, बसाभाई, कांताबेल और भक्तवत्सलम। इनमें से जो बसाभाई था, जिसका असली नाम कासिम शरीफ था, वो एक फर्नीचर बनाने वाला आदमी था। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता है तो वीरप्पा के हाथे चढ़ जाता है। वीरप्पा उसे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पूरा रात भर उसे एक पेड़ के पास बांध कर रखता है, और सुबह सुबह जब वहाँ के पास में जो बकरियां चराती है एक औरत जब बोला कि नहीं ये एक फर्नीचर वाला है, अक्सर आता जाता रहता है, तो उसे छोड़ देता है। लेकिन छोड़ने से पहले ये बोलता है कि जाओ हमारे लिए ग्रोसरी लेके आओ। पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जब वीरप्पा उसे डरा धमका देता है तो वो ग्रोसरी लेके वीरप्पा के लिए अगले दिन आता है। किसी तरह पुलिस वालों को ये पता चल जाता है तो पुलिस वाले उसे बुलाते हैं अपना हेडक्वार्टर्स। और बसाभाई जैसे ही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है तो वहाँ उनके आईजी वीरप्पा को मारने के लिए बसाभाई को अलग अलग मेथड बताते हैं कि उसको कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देना, पॉइजन दे देना, या फिर शूट कर देना। और ये भी बताते हैं कि उसका मुंडी काट के रात को हाईवे के ऊपर रख देना और फिर हमको कॉल करना। बसाभाई बेचारा, उसके 6 बच्चियां थी, लड़कियां थी, तो मन ही मन सोचता है कि जहां 10,000 पुलिस वाले उसे नहीं पकड़ पाए वहां मैं क्या कर सकता हूं। फिर भी वो डर मर के राजी हो जाता है। और बसाभाई जैसे ही राजी हुआ उसको सीधा वहां से ले लिया गया बेंगलोर, और वहां उसके पैर का ऑपरेशन करके उसके अंदर प्लास्टिक थैली के अंदर सियानाइड के टैबलेट्स रख दिया गए, और इसको बोला गया कि जब भी मौका मिले वीरप्पा के खाने में ये मिला देना। लेकिन बसाभाई क्या है कि इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हो गया था वीरप्पा के साथ, क्योंकि वो उसको खाना खिलाता था, भाई बुलाता था, तो उसने कभी भी ये सियानाइड उसे दिया ही नहीं। ऐसे ही एक दूसरा शख्स था कांतावेल, जो कि फ्रीक्वेंटली जंगल के अंदर जाता आता रहता था और उसका परिवार भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो पुलिस के लिए ये एक आसान काम था उसको मनाना। तो पुलिस ने किया, एक डिब्बी प्रिपेयर किया कांतावेल के लिए। सबसे तो पहले ऊपर उसने व्हाइट चूना रखा, बीच में कटन रखा और नीचे सियानाइड का टैबलेट्स रखा, और इस डिब्बी को कांतावेल को दे दिया गया और बोला गया कि तुम क्या करो, वीरप्पा के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करो और जब मौका मिले उसका खाना में ये मिला देना और खुद उस खाने को नहीं खाना। जेल के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था भक्तवत्सलम। यंग था लड़का और काफ़ी पिकुलियर था, तो पुलिस को लगा ये इनका काम में आ सकता है, तो उन्होंने इसको एक बीबीसी रिपोर्टर के हिसाब से प्रिपेयर किया और कांताबेल को ये टैक्स दिया कि तुम वीरप्पा के पास भक्तवत्सलम लेके जाओ और बोलो कि ये बीबीसी रिपोर्टर है, उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो कांताबेल ने वही किया, और जब भक्तवत्सलम वहां पहुंचा तो वीरप्पा रेडी हो गया उसको इंटरव्यू देने के लिए और बोला अपना कैमरा निकालो, मैं इंटरव्यू देता हूं। लेकिन भक्तवत्सलम असली प्रोफेशनल नहीं था, तो वो अपना कैमरा भूल गया था।
तो जब वीरप्पन को संदेह हुआ, वो सर्च किया तो कांताबेल के पास वही डिब्बी मिली जो डिब्बी पुलिस प्रिपेयर किया था उसके लिए। उसके बाद वीरप्पन ने जो किया वो असल में एक ऐतिहासिक काम था। सबसे पहले तो उन दोनों का फोटो खींचा, फिर रिकॉर्डिंग के जरिए उनको मनाया कि पुलिस ने उनको भेजा था। उसके बाद उन दोनों को गोली मार दिया और गोली मारने के बाद फिर उनका फोटो खींचा और रिकॉर्डिंग के जरिए ये बताया कि जो भी वीरप्पन को पकड़ना चाहेगा उसका दशा ऐसा ही। बाद में वीरप्पन ने वो जो फोटोज थे और जो रिकॉर्डिंग उसने किए थे उसका कैसेट नखीरन नामक एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नल के पास भेज दिया। वीरप्पन जो था वो अपने इलाके का सिंगल लीडर बनना चाहता था, लेकिन उसके एरिया में कुछ राइवलरी ग्रुप भी थे जो उसकी तरह पोचिंग करना चाहते थे। वीरप्पन का भाई माधेयन का पुलिस के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप था और वीरप्पन का उस वक्त का एमएलए राजा गौड़ा के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप था। तो उन लोगों ने क्या किया, राइवलरी ग्रुप के घर में हाथी का दांत रख के पुलिस के हाथों उनको पकड़ा दिया, जिससे क्या हो गया, राइवल गैंग लोग अरेस्ट हो गए। तो उन लोग गुस्से में आगे क्या किए कि जनता दल का नगप्पा जो एमएलए थे उनके साथ गठबंधन कर लिया और वीरप्पन का कांग्रेस का राजागौड़ के साथ गठबंधन था। अब जो सिंगापाड़ी गांव था वो दो इलाके में डिवीजन था, राइवलरी गैंग और वीरप्पन गैंग। उसी वक्त ठीक वीरप्पन का माँ का तबीयत खराब होता है, वो खबर देता है कि मुझको आके मिलो। वो मिलना चाहती थी, वो कैंसर में पड़ गई थी। जब वीरप्पन वहाँ पहुंचा तो उनकी माँ उनको बोले कि देखो बेटा, मैं जो अगर मर जाऊं तो बिल्कुल नहीं आना, वरना ये राइवलरी गैंग वाले तुमको पुलिस के हाथों पकड़ा देंगे या तो फिर तुमको गोली मार देंगे। 15 दिन बाद जब वीरप्पन का भाई अर्जुनन उसको मिला तो पता चला कि उसकी माँ मर चुका है और उसका सारा काम वो खुद किया, क्योंकि वीरप्पन पकड़ा जाने के डर से वीरप्पन को नहीं बताया गया था। तो वीरप्पन इतना गुस्सा आ गया कि उसी क्षण वो अपने गांव गया और राइवलरी गैंग के 2 लोगों को मार दिया। कर्नाटक का सुपरस्टार राजकुमार डोडा गजानूर गांव पहुंचते हैं 2000 मसीहा में अपना फार्म हाउस का घर प्रतिष्ठा के लिए। किस तरह वीरप्पन को ये पता चल लगता है और वो उनको किडनैप कर लेता है। ये जो राजकुमार थे ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं थे, वो 210 से ज़्यादा कन्नड़ फिल्म से अभिनय किए थे और उनका किडनैप का ये प्रभाव पड़ा कि पूरा बेंगलोर बंद डिक्लेयर हो गया। ये जो राजकुमार थे ये पुनीत राजकुमार शिवा राजकुमार के पिताजी जी थे, जो अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। फिल्म स्टार राजकुमार को लगभग 108 दिन अपने पास रखने के बाद 20 करोड़ का फिरौती देने के बाद वीरप्पन ने उनको घर छोड़ा था। साल 2002 में एक्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मिनिस्टर एच नागप्पा को वीरप्पन किडनैप कर लेता है और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। बाद में 3 महीने बाद उनका गोलियों से छल्ली हुआ शरीर जंगल के अंदर से मिलता है। एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। उसी तरह वीरप्पन का जिंदगी का भी 2 पहलू हैं। अगर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स हम लोग देखें तो हमको बार बार ये लगेगा कि वो एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीरप्पन का जिंदगी का एक ऐसा साइड है जो कभी साधारण दुनिया में आ ही नहीं सका। अगर उसको आप समझना चाहते हैं तो पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ड्राई साइड। थैंक्स अ लॉट।